Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 फरवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है साइप्रस को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी उनका नाम है सरोजिनी नायडू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनका नाम है बदरुद्दीन त्याबजी। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो का अंत देखना और वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो वैलेंटाइंस डे है इसका पीछे का जो पूरा का स्टोरी है वो क्या है। लेकिन उससे पहले जब आज फ्रंट पेज को हम देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल निकल कर आता है ये वाला। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लोग लिंक कर सकते हैं। आपने कई बार डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन का प्रोसेस ये कई बार पढ़ा होगा, है ना, काफ़ी दिन भी हो गए पढ़े हुए। आज हम लोग उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, छोटा सा रिविजन करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं आखिरकार ये डिलिमिटेशन वर्ड न्यूज़ में वापस से आया क्यों है। देखो हुआ यहाँ पर यह कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि जो चुनाव क्षेत्र है उसको रीएडजस्ट किया गया। आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी को रीएडजस्ट करने के लिए ही हम लोग डिलिमिटेशन पैनल को बैठाते हैं और पूरा का पूरा यह प्रोसेस किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन पैनल को बनाया गया। अब जैसे डिलिमिटेशन पैनल बनता है इसको लेकर कई सारे लोग यहाँ पर पिटीशन फाइल कर देते हैं हमारे कोर्ट के अंदर में। देखो ये सारे नाम दिए गए हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया। उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन आपने बनाया है ना ये इलीगल है, ये नहीं बनना चाहिए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी इलीगलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है। क्यों, यहाँ पर रीज़न दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है ना, ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है। और ये जो एक्ट है, ये जो कानून है ना, ये एक ऐसा कानून है जो कि आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया है। आर्टिकल 3 के अंदर में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 2 और 3 हम लोग को किस चीज़ की पावर देते हैं, आपको पता होगा, कल मैंने पढ़ाया भी था। आर्टिकल 2 और 3 हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक नया स्टेट या नई यूनियन टेरिटरी को बना सकते हैं। तो यह नया राज्य, नया यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर सारे के सारे प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ की अगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर रीएडजस्टमेंट करना हो तो बिल्कुल यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठाकर किया जा सकता है। तो इसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए इस डिलिमिटेशन पैनल को सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट मिल चुका है। आई होप आपको यहाँ पर आर्टिकल क्लियर हो चुका है। इसी आर्टिकल को पेज नंबर 10 पर 2-3 बार कवर किया गया है। आई होप आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली इशू क्या चल रहा है। लेकिन क्या एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा? देखो ऐसी चीज़ें कभी नहीं पूछी जाती हैं, है ना, कि यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग पिटीशन गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके सपोर्ट में बोला या अगेंस्ट बोला, ऐसी कभी भी यहाँ पर चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, आपको पता होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो डिलिमिटेशन पैनल है ना, क्योंकि ये चर्चा में है तो आपको ये जो छोटा सा पॉइंट है ये पढ़ना होगा। हालांकि कहने में छोटा सा पॉइंट है, इसको समझने में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट कोशिश करेंगे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे
क्या होता है एग्जैक्टली डिलिमिटेशन। पहले हम लोग यहाँ पर टर्म को समझते हैं कि डिलिमिटेशन मतलब होता क्या है। देखो, डिलिमिटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक एक्ट है या फिर एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी बाउंड्रीज की जो लिमिट है उसको फिक्स करते हैं टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन पॉपुलेशन। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को डिकोड करते हैं, समझते हैं आखिरकार ये कहना क्या चाहती है। तो देखो, हमारे देश में अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, अलग अलग चुनाव क्षेत्र देखने को मिलेंगे। वहाँ से जो लोग हैं ना, अपने एरिया से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से भी एक मेंबर जाए पार्लियामेंट के अंदर बैठे, है ना, उनका जो मेंबर है वो रिप्रेजेंट करे आगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे। अब होता क्या है, पॉपुलेशन हमेशा बदलती रहती है। एक समय पर पॉपुलेशन क्या थी, अब पॉपुलेशन क्या है ना, पॉपुलेशन लगातार कम हो सकती है या बढ़ सकती है, मतलब चेंज होती रहती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो जब मान लो पॉपुलेशन चेंज होगी, पहले सपोज यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है ना, इसमें पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम आबादी थी। तो यहाँ पर इनका एक रिप्रेजेंटेशन आया जो कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है ये बात, लेकिन क्या हुआ, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब सपोज़ यहाँ पे ये जो मैंने बात बताई है ये कुछ साल पहले की थी, अब यहाँ पर करंट टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या हो गई है। तो जब लोग यहाँ पर इतने सारे हो गए तो लोगों को एक इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इक्वली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंजेस कर देंगे, रीएडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट के अंदर में। यहाँ पे हो सकता है हम लोगों को यहाँ पे बांट दें, ठीक है, उनको अलग से यहाँ पर उनका एक रिप्रेजेंटेशन दें। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि ऐसे यहाँ पे जो रीएडजस्टमेंट किया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसी को हम लोग यहाँ पर डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो जो डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था कब, 1952 में। 1952 में इस कमीशन एक्ट को हम लोग लेकर आए थे, और जैसे यहाँ पर ये एक्ट इन्फोर्स हुआ, जैसे यहाँ पर ये लागू हुआ, और वैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि वो एक डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप कर सकती हैं। यानी कि हमारी सरकार एक डिलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। ये कमीशन क्या होता है ये समझें, क्योंकि ये कमीशन बैठता है, यही कमीशन क्या करता है, इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का रीएडजस्टमेंट करता है। इनके अंदर बदलाव करने की सारी जिम्मेदारी इन कमीशंस के पास में होती है। ये जो कमीशन है अभी तक यहाँ पर 4 बार सेटअप हो चुकी है, 1952, 1963, 1973 और 2002। अब ये कौन कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर हुई है, तो ये एक्ट दिए गए हैं सेम ईयर से। यहाँ पर इन एक्ट के नाम आप लोग देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बैठा है। 1952 में बैठा था डिलिमिटेशन एक्ट 1952 के तहत, फिर 1963 वाला बैठा था 1962 के एक्ट के तहत, फिर 1973 वाला कमीशन बैठा था 1972 के एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो ये इन एक्ट के अंदर में इन कमीशंस को हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप ऐसा ध्यान रखना 4 बार ये कमीशन बैठ चुका है। जो पहली बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, पहली बार जो डिलिमिटेशन किया गया था वो हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू किया गया था, और प्रेसिडेंट की मदद की थी इलेक्शन कमीशन ने। ये काम कब किया गया था, 1950 से लेकर 1951 के बीच में। अगर डिलिमिटेशन का इतिहास देखते हैं तो आखिरी जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है जिसने पूरी तरह से लोकसभा का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया था, मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होगी उनको चाहिए कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर बैठा हो, है ना, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनकी जितनी भी यहाँ पर समस्याएं वो सब यहाँ पर बता रहा हो, पार्लियामेंट के अंदर मेंशन कर रहा हो, सब चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक आखिरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है जिसने लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, मतलब इस यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है वो जो चेंज कर दिया था, वैसा एक्सरसाइज 1976 में कंप्लीट की गई थी, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे संविधान बोलता है कि जो लोकसभा के अंदर सीट्स दी जाती हैं ना, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर दी जाती है। हर एक राज्य में पॉपुलेशन किस प्रकार से है, उस पॉपुलेशन के रेशियो को देखने के बाद में यहाँ पर सीट दी जाती है, ताकि पॉपुलेशन में हर एक लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे। प्रॉपर लोगों के ऊपर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से ये बात रखी जाती है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इससे यहाँ पर क्या समझ सकते हो, देखो समझने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ किया गया है कि मान लो ये जो प्रोविज़न है इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एक राज्य है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, लगातार आबादी बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली गई, उसने कंट्रोल के ऊपर फोकस किया नहीं, तो इससे क्या हो सकता है, उसको पार्लियामेंट में ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स मिल सकती हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए उतने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ताकि इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और वो लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या करेंगे, उस सीट को अलोकेट कर देंगे उन लोगों के लिए, वो जो सीट है पार्लियामेंट के अंदर उनको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रोविजन है इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कोई राज्य जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया नहीं है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर उनको सबसे ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया।
अब आप कहोगे इससे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो अब क्या हुआ ना, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए जो हमारा संविधान है उसके अंदर अमेंड किया गया, उसके अंदर एक चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट किया जाता है इमरजेंसी के समय पर, इंदिरा गांधी जी के समय के जो इमरजेंसी रूल है ना उस समय पर 1976 में। और बोला यह जाता है कि जो डिलिमिटेशन है अब हम डिलिमिटेशन करेंगे ही नहीं। बार बार अगर ऐसा डिलिमिटेशन किया जाएगा तो ये चीज़ें स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। तो अब डिलिमिटेशन को हम सस्पेंड कर रहे हैं 2001 तक। तो 2001 तक बोला गया कोई डिलिमिटेशन नहीं होने वाला। फिर एक और अमेंडमेंट किया गया। दूसरे अमेंडमेंट में क्या बोला गया, 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2026 में जो होना है वो होगा, 2026 से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। एक आशा लगाई जा रही थी कि 2026 तक हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्मली ग्रो होगी, हर एक स्टेट में ग्रो होगी, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का दबदबा नहीं होगा इस पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो हर एक मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो सकती है उस समय तक। तो इस वजह से 2026 तक आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको बदल दिया था, यानी 2026 तक डिलिमिटेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था उस समय पर। बात क्लियर हो गई। ये पूरा का पूरा मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया। देन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत मैंने आपको बता दिया, ताकि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके इक्वली रिप्रेजेंट किया जा सके। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको चला रहे हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ी ज़रूरत है ना। दूसरा यहाँ पे संविधान के अंदर डिलिमिटेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 82 को जो आप लोग देखते हो ना, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट कर सकता है। यानी हमेशा डिलिमिटेशन एक्ट को लेकर आया जा सकता है, लागू किया जा सकता है हर सेंसस के बाद में। आपको पता है जो पॉपुलेशन की सेंसस, जो जनगणना होती है ना, वो हर 10 साल में होती है। तो हर 10 साल बाद जो पार्लियामेंट है वो डिलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट कर सकता है, ला सकता है, लागू कर सकता है। ऐसा यहाँ पर आर्टिकल 82 के अंदर मेंशन किया गया है। जबकि आर्टिकल 170 भी इस चीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 170 बोलता है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो भी यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इस डिलिमिटेशन एक्ट के तहत हर 10 साल बाद, हर सेंसस के बाद। ठीक है। तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 क्या बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई है। लेकिन डिलिमिटेशन करना इतना आसान है क्या? नहीं। इस पूरे प्रोसेस को लागू करने के लिए, सारा का सारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें पूरा एक कमीशन बनाना पड़ता है। फिर ये ही कमीशन क्या करता है, डिसीजन लेता है अपना कि यहाँ पर डिलिमिटेशन इस एरिया में किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस कमीशन के बारे में अगर नहीं पढ़ोगे तो ये जो आर्टिकल है वो आधा अधूरा रह जाएगा। आओ थोड़ा कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, जो ये कमीशन होता है इसके अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, ये साथ में मिलकर इस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। बाकी इस कमीशन का कॉम्पोजिशन, यानी इसमें कौन कौन लोग होता है, तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना, यानी कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे राज्य के अंदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये 3 लोग पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हैं इस कमीशन के अंदर में, ध्यान रखना। बाकी इस कमीशन का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पर पूरा का पूरा डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है वो करने का काम इनका है। यानी कि डिटरमाइन करना, बताना कि नंबर और बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पॉपुलेशन को जाएगी वो इक्वली जाएगी। मतलब कि इस चीज़ को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का काम यहाँ पर इनका है। तो वही सिमिलर चीज़ ऊपर वाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर इस कमीशन का मेजर काम ये भी होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर जब रिजर्व पूरा मामला चलता है ना, तो इसमें कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व की जाती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ध्यान रखना। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, कोई यहाँ पर एरिया है जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लार्ज है, तो इनके लिए भी यहाँ पर कुछ सीट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का काम भी किसका है, डिलिमिटेशन कमीशन का है। बात क्लियर हो गई। अब इनके पावर्स भी अलग अलग होती हैं। मान लो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये मेंबर्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन में। अब सपोज़ यहाँ पर इनके बीच में जो इनका डिस्कशन हुआ उसके ओपिनियन के बीच में डिफरेंस हो गया। कुछ लोग यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं और कुछ मेंबर्स कुछ और बोल रहे हैं, इनका ओपिनियन अलग अलग हो गया। तो क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग का डिसीजन होगा, सपोज़ यहाँ पर 2 लोग 3 लोग, सपोज एग्जाम्पल 3 लोग हैं, 2 लोग जो डिसाइड करेंगे, है ना, वो यहाँ पर माना जाएगा। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ओपिनियन होगा वो यहाँ पर समझा जाएगा, उसको माना जाएगा। ऐसा यहाँ पर एक पावर इसमें देखने को मिलती है। देन एक बात और ध्यान रखना, जो डिलिमिटेशन कमीशन है इंडिया के अंदर में, ये एक हाई पावर्ड बॉडी है। इसका मतलब पता है क्या है, कि इसका जो भी ऑर्डर होगा, जो भी ये देगा, जो भी यहाँ पर बात करेगा कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए,
इसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते, कोर्ट में कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं उठाया जा सकता। जो इसने बोल दिया उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा मुद्दा। पैनल, कमीशन, जो भी हमारे संविधान के अंदर प्रोविजंस है वो सब कुछ इसी में कवर हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगले पेज पर, ये वाले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, कल मैंने आपको एरो इंडिया एक्सपो के बारे में पढ़ाया था। तो एरो इंडिया एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है कल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। देखो एरो इंडिया एक्सपो में होता ये है ना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे पास में जो जो वेपन्स हैं, है ना, हमारी आर्मी के पास में, आर्म्ड फोर्सेस के पास में जो जो वेपन्स हैं उनका शोकेस करते हैं, उनको दिखाया जाता है। तो आप दिखाएंगे किसको, तो ये जो पूरा इवेंट होता है ना, इसमें 100 तो फॉरेन कंपनीज़ हैं और 700 इंडियन कंपनीज़ हैं। ये सारी कंपनीज़ यहाँ पर इस एरिया को विजिट करती हैं, है ना। अब विजिट करती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। मैंने बोला क्योंकि इसमें फॉरेन कंपनीज़ भी आ रही हैं, 100 फॉरेन कंपनीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो कंपनीज़ है ना, ये 80 से ज़्यादा देशों की हैं। ध्यान रखना, 80 कंट्रीज़ से ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो इस इवेंट में देखने को मिलता है। उनकी कंपनीज़ इंडिया के अंदर में आती हैं इस एरो इंडिया जो पूरा एक्सपो चल रहा है इस दौरान। अब उनको कुछ चीज़ पसंद आती है ना, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वो उस चीज़ को परचेज़ भी करेंगे, है ना, उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। और ऐसा हमने पहले भी किया है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बहुत सारे डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। और इसी चक्कर में हमने यहाँ पर अपना एक टारगेट सेट कर रखा है। आपको पता होना चाहिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2024-25 तक का हमारा एक टारगेट है कि जो हम अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो हथियार अलग अलग बेच रहे हैं, ये हमें $5 बिलियन का पहुंचा देना है। कितना, $5 बिलियन तक का टारगेट हम लोगों ने रखा है। 2024-25 तक हम $5 बिलियन तक का डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। एरो इंडिया स्पेस ये क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा एरो इंडिया एक्सपो के दौरान यहाँ पर शो भी चल रहा था, एयर शो। ये चीज़ ही मैंने आपको बताई हुई थी, है ना। मैंने आपको सूर्य किरण के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। सूर्य किरण की जो एरोबेटिक टीम है इस प्रकार से एयर शो कंडक्ट करती है। और बाकी यहाँ पर पूरा मामला क्या हुआ है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है यार, अलग से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल नहीं बनने वाला, आपको पता है। लेकिन अब जो मैं आपको पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, वो डायरेक्टली आपको मेंस में हेल्प कर सकता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके पास में एक आर्टिकल जो है ना वो क्लियर रहेगा। तो हम लोग ओवरऑल समझेंगे कि हम यहाँ पे ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हैं इसको समझना होगा। देखो साल 2021-22 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने लगभग 13,000 करोड़, कितना, 13,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया था, वेपन्स को एक्सपोर्ट किया था। और अभी हमारा टारगेट है कि हम 2024-25 तक इसको $5 बिलियन तक का बना दें। जब हमने एक्सपोर्ट किया था तो इस पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा हथियार हम लोगों ने बेचे हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करे हैं इन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को। देन बात आती है हाईलाइट्स की। तो जो भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था 2021-22 में, उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल था। 70% जो एक्सपोर्ट हुआ है वो केवल प्राइवेट सेक्टर की साइड से हुआ है। हालांकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का भी जो रोल है यहाँ पर देखने को मिला, दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, आप ऐसा कह सकते हो। पहले क्या होता था, प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता था, बट अभी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने भी यहाँ पर एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे मामले में किया है। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो हुआ है, लेकिन साथ में हम लोगों ने इम्पोर्ट भी किया है। आपको पता है एकदम से डिपेंडेंसी हम खत्म नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के ऊपर से। तो काफ़ी सारे हथियार हम पिछले कुछ समय से परचेज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो एक्सपोर्ट भले ही क्या हो, हम लोगों ने हथियारों को इंपोर्ट भी किया है लगातार, ऐसा भी ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि बात आजकल हो रही है डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो बताओ कौन कौन से कदम है जो कि यहाँ पर उठाए गए हैं जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट अभी हमारे देश में इंक्रीज़ हुआ है। तो उस कदम में सबसे पहले पिछले साल की ही बात है, जनवरी 2022 में क्या हुआ था, भारत ने फिलीपींस के साथ में एक डील की थी। लगभग वो $374.96 मिलियन की डील थी जो कि फिलीपींस के साथ में साइन की गई थी। इस डील में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डील में हम लोग फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल पर बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलीपींस हम लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज़ कर रहा है। देन उसके बाद में इस प्रकार का एग्रीमेंट पिछले साल हुआ था। उसके साथ साथ हमने कई और काम किए हैं। पिछले 2 सालों में बहुत बड़े बड़े 2 कदम उठाए गए। क्या करे गए,
लगभग आपको पता होगा 310 ऐसे ऐसे हथियार थे जो कि हम एक समय पर अलग अलग देशों से परचेज क्या करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे। हमने उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो हथियार की तो ज़रूरत है ही, तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको हम अपने देश में खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद बनाएंगे। खुद बनाकर आइटम को अपने पास में रख कर जो सरप्लस होगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो एक समय पर इंपोर्ट किया जा रहा था, लगभग 310 के आसपास अलग अलग आइटम्स थे, इनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया। बोला गया खुद बनाएंगे, और खुद बनाने के बाद में हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इससे भी यहाँ पर आप कह सकते हो डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। फिर उसके बाद हमने टारगेट रखा है आने वाले समय पर और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग बनाने वाले हैं अपने देश के अंदर में, जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा, मतलब बहुत सारी एक्सपोर्ट हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, बहुत सारे वेपन्स हम अपने देश के अंदर बनाने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का स्टेटस क्या है, ये बताओ। आखिरकार स्टेटस क्या है, कहाँ पर स्टैंड करता है, किन किन देशों को कितना कितना बेचा है। जब हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया के लिए, अगर जब हम लोग देखते हैं ना कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, है ना, हम लोग चाहते हैं आत्मनिर्भर बन सकें, तो इसमें डिफेंस जो एक्सपोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये इंडिया की पूरी तरह से मदद कर सकता है। बोला ये गया है कि 30 से ज़्यादा जो इंडिया की डिफेंस कंपनीज़ हैं, इन्होंने अलग अलग देशों को बहुत सारे आइटम्स बेचे हैं, हथियार बेचे हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, दोबारा आगे श्रीलंका, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपीन, पोलैंड, स्पेन, चिली। ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनको सबसे ज़्यादा आइटम्स, यानी ये जो वेपन आइटम्स हैं ये बेचे गए हैं, और हमारी डिफेंस कंपनीज़ ने यहाँ पर इनको बेचा है। एक्सपोर्ट में क्या क्या बेचा है, जैसे यहाँ पर कह सकते हो पेट्रोल वेसल हो गए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गए, एवियोनिक सूट हो गए, रेडियो सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर बेची गई हैं, एक्सपोर्ट की गई हैं। तो इंडिया का अभी भी डिफेंस एक्सपोर्ट जो हम लोगों की एक्सपेक्टेड लाइन से वहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अभी भी हम काफ़ी सारे देशों से बहुत 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 पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर करके हम आगे आ जाएंगे। इसी के बेसिस पर हमने एक टारगेट सेट कर रखा है, वो ये है कि 2024 तक हम लोगों को $5 बिलियन तक का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। और उसके लिए जो ये एरो इंडिया स्पेस है ना, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये प्रोवाइड करवा सकता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सिंपल था आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं था। जो अभी मैंने आपको बताया ना अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है, उसको पीडीएफ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस आर्टिकल को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे का एक और रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पे बात की जा रही है एनसीएसटी के बारे में, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सा कमीशन है। इसने क्या किया, रिसेंटली एक केस को अपनी साइड में लिया, वो केस देख रहा है। देखो होता यह है, गुरुग्राम के अंदर में एक माइनर ट्राइबल गर्ल होती है, एक ट्राइबल गर्ल होती है ना, और माइनर है, सॉरी एक ट्राइबल गर्ल है। अब वो जो ट्राइबल गर्ल है वो क्या कर रही थी, एक फैमिली के अंदर काम कर रही थी, घर का काम करा जाता है ना, तो वो घर का काम कर रही थी। उससे यहाँ पर थोड़ा बहुत रोज़गार उस लड़की को मिला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर नाम दिया गया हस्बैंड वाइफ का, जिसके लिए वो काम कर रही थी लड़की। अब क्या होता है कि उस लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो गलत तरीके से उसके प्रति व्यवहार किया जाता है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो लगातार एब्यूज़ किया जाता, लड़की को मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। ये हस्बैंड वाइफ मिलकर यहाँ पर ये काम किया करते थे, उससे घर का काम करवा ही रहे थे, ये काम भी किया करते थे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और जब ये केस बाहर निकल कर आता है ना, तो एनसीएसटी यहाँ पर बीच में आ जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ से बोल दिया है कि तुरंत यहाँ पर इन हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट में एक्शन लेना है, और एक्शन लेकर यहाँ पर तुरंत हम लोग को रिपोर्ट करो। इस प्रकार की बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो ऐसे ना केसेस हमेशा होते रहते हैं, ऐसे केसेस से जो न्यूज़पेपर है उसके कई सारे पेज भरे रहते हैं, आपको पता है। लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, तो ये आर्टिकल पढ़ाने के पीछे का रीज़न क्या था, रीज़न यहाँ पर यह था, चलो मैंने आपको बता दिया। वैसे रीज़न एक और है, जो एनसीएसटी बॉडी है, आज से 6 दिन पहले ये न्यूज़ में थी, हमने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन 6 दिन पहले न्यूज़ में थी। मुझे इतना पता था कि मतलब हाँ इसे कवर करना है आगे पीछे, लेकिन आज मौका मिला तो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना कहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आप कवर करते हो सब कुछ। हाँ बिल्कुल कवर करता हूँ, आज नहीं तो कल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कवर हो जाता है, तो आप उसके लिए परेशान ना हुआ करो। इतना आप यहाँ पे विश्वास कर सकते हो, इतने सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये थी कि आज से कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसने ये बोला था, एक हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ना, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी एक अलग से मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर।
तो इन्होंने यहाँ पर एक डेटा प्रेजेंट किया। उस डेटा के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, NCST है, ये आज के समय में बॉडी काम तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे इस बॉडी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं ना वो 50% से भी कम है। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन उस स्ट्रेंथ के बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें 100 लोग की ज़रूरत है, काम 50 लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका काम करने का तरीका है ना वो काफ़ी बेकार हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, इस वजह से NCST चर्चा में था। अब यहाँ पर फिर से आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों आर्टिकल कंबाइन करके समझा देता हूँ। अब जब बात करते हैं ओवरऑल NCST की, तो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा फॉर्मेशन, यानी ये कैसे बना, ये कौन सी बॉडी है। तो NCST को बनाया गया था 2004 में। हमने अपने संविधान में एक अमेंडमेंट किया, यानी बदलाव किया, संशोधन किया। तो अमेंडिंग आर्टिकल आता है आर्टिकल 338, जो 338 आर्टिकल था 338, इसके अंदर यहाँ पे चेंजेस करे गए। और चेंज करने के बाद में कुछ ना कुछ ऐड करना था, अलग से चेंज इसलिए तो कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ऐड करना है अलग से। तो हमने क्या कर दिया, ऐड करने के बाद में आर्टिकल 338A को इंसर्ट कर दिया, है ना। एक जो पोर्शन इसमें एक नया सा आ गया। अब ये काम कैसे किया गया था, क्योंकि आपको पता है अगर संविधान में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक्ट लाना होगा। तो ये सारा काम भी एक एक्ट के माध्यम से किया होगा, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, जिसके तहत ये काम किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, यानी इस बॉडी के बारे में हमारे संविधान में मेंशन है। सिंपल बात है, संविधान में ये चेंज करके ऐड किया गया था, संविधान में मेंशन है, तो ये कौन सी बॉडी कहलाएगी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न डायरेक्टली बन जाता है, ये बॉडी कौन सी है, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, एक बदलाव किया गया। पहले जो बॉडी है ना NCST, ये दूसरे नाम से जानी जाया करती थी। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट दोनों इंक्लूड किया गया था। पहले पता है इसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया, ये जो अमेंडमेंट किया गया था ना, इसके माध्यम से इसको अलग कर दिया गया। बोला गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग हो जाएगा, NCSC, और एक NCST अलग हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं NCST के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब वाली बॉडी के लिए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस बॉडी को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग हैं ना, उनके प्रति जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको देखने का काम, उनको प्रोटेक्शन देने का काम। जैसे आप लोग यहाँ पर ऊपर एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वो लड़की जो लड़की है, ट्राइबल गर्ल है, वो उसके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आई, तो कैसे यहाँ पर NCST सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो उनका प्रोटेक्शन देने का काम भी यहाँ पर जो ये बॉडी है NCST वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 और मेंबर्स होते हैं। इन सबको कौन अपॉइंट करता है, इन सबको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, जितने भी मेंबर्स हैं इनमें से एटलीस्ट एक ना एक मेंबर महिला भी होनी चाहिए, तो 1 मेंबर शुड बी अ विमेन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ना इस बॉडी के अंदर में, वो कितने साल के लिए होते हैं, 3 साल के लिए। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। जो चेयरपर्सन होता है उनको रैंक दी जाती है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की, वाइस चेयरपर्सन की जो रैंक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की होती है, और जो दूसरे मेंबर्स की रैंक होती है उसको रैंक ऑफ सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अंदर में इस प्रकार से ये रैंक्स को बांट दिया जाता है। दूसरा, जितने भी जो ये मेंबर्स होते हैं, सपोज यहाँ पर ये लोग एक बार अपॉइंट हो गए, अब सपोज ये दूसरी बार फिर से अपॉइंट हो गए, यानी एक बार 3 साल के लिए अपॉइंट हो गए थे, 3 साल के लिए फिर से अपॉइंट हो गए। अब ये 2 टर्म से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते, तीसरी बार नहीं बन सकते। तो यहाँ पे इनका जो अपॉइंटमेंट है ना, जो मेंबर्स हैं, ये 2 टर्म से ज़्यादा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। हद से 6 साल लगातार काम कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, NCST की ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनका काम यही है कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनके रिगार्डिंग जितने मैटर्स उनको इन्वेस्टिगेट करने का यहाँ पर इनका काम है। प्लस यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, या फिर इनके जो राइट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हक हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर उनका कोई हनन होता है तो उसके बीच में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आता है, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इसका एक मेजर रोल देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा, इस चीज़ को लेकर भी जो ये NCST है ये अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर एडवाइस देता है इनके बारे में, कैसे हम यहाँ पर इनके प्रति और प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो NCST के बारे में एक एक पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे।
अब दूसरा यह है कि जब शेड्यूल ट्राइब्स की बात होती है ना, तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर है आपको ये भी पता होना चाहिए, संविधान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग मेंशन किए गए हैं। तो डेफिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी शेड्यूल ट्राइब्स का रिकग्निशन के बारे में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसके बारे में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार बोला था कि इनको, यानी कि पहली बार जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन दिया था। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, आप ऐसा कह सकते हो। तो शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना, इनको बैकवर्ड ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर बैकवर्ड ट्राइब्स के साथ साथ ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूडेड हैं, बाकी सारी ट्राइब्स से थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके सपोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संविधान के अंदर कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब्स की रिकग्निशन कैसे करनी है, पहचान करनी है, तो उसको लेकर कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। संविधान इस चीज़ के बारे में कोई डिफाइन नहीं करता है। लेकिन जो सेंसस 1931 था, इसके तहत मैंने आपको बताया शेड्यूल ट्राइब्स को टर्म किया गया एक बैकवर्ड ट्राइब्स की तरह। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दिया, ये आपको समझ में आ गया। संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में संविधान में आर्टिकल 366 यानी 366 आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 ये केवल और केवल एक प्रोसेस बताता है शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करने का। एक प्रोसेस यहाँ पर ही बताता है कि एक प्रोसेस क्या होना चाहिए। उस प्रोसेस में इन्होंने बोला आर्टिकल 342 को देखो, तो आर्टिकल 342 आर्टिकल 342 क्लॉज 1 को जो आप देखते हो तो ये पता चलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज़ यहाँ पर क्या है, कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है या कोई एक ट्राइब है, उसको यहाँ पर एक शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकग्निशन देना है, तो उसको लेकर जो सारे का सारी पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास में। हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट, जिस पर्टिकुलर स्टेट की ट्राइब है वो उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ में कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। बातचीत करने के बाद में आप कह सकते हो, जैसे स्टेट का कोई गवर्नर हो गया, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट, डिस्कशन करने के बाद में, बातचीत करने के बाद में आप कह सकते हो कोई ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी ट्राइब को स्पेसिफाई किया जाएगा एज अ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के माध्यम से सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आई होप आपको ये जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आपको समझ में आ चुका है एग्जैक्टली क्या है। आगे आते हैं, नवाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है, व्हाट स्टेप्स आर इंडिया एंड फ्रांस टेकिंग टू एनहांस देयर बायलैटरल रिलेशंस एंड व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर बोथ नेशंस। आज से 2 दिन पहले या परसों मैंने पढ़ा है आपको, परसों मैंने एडिटोरियल में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस पढ़ाए थे, याद आ रहा होगा आपको। तो वही पूछा गया कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या कदम इंडिया और फ्रांस मिलकर साथ में उठा रहे हैं अपने संबंधों को, अपने द्विपक्षीय रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन दोनों के नेशंस के रिलेशंस को लेकर, ये आपको बताना है ना। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ को, ये आपको बताना है 250 शब्दों में। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत और फ्रांस अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और दोनों देशों के लिए क्या संभावित लाभ क्या है, ये आपको समझाना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। और एक और छोटा सा काम करना, जब आप आंसर्स को सबमिट करोगे ना, तो एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, और सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो आते हैं एडिटोरियल पर। जो फर्स्ट एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा ये लिखा गया है PDT आचार्य साहब के थ्रू। तो ये एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वेपन ऑफ एक्सपंक्शन के बारे में। आपको पता होगा एक वर्ड ना, एक्सपंज, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया पिछले कुछ समय में। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या था मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में समझेंगे, है ना, आखिरकार मेजर इशू क्या है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक एक करके सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो होता यहाँ पर यह है, अब देखो होता है ना, आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिए गए हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी के ये लीडर वो लीडर। आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखना है, कदापि नहीं लिखना है, आपको ये मदद भी नहीं करेगा,
ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं लिखना है। तो इस चक्कर में मैं बिल्कुल हट कर एक तरीके से एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हुआ यहाँ पर ये कि लोकसभा के अंदर जो ओपोजिशन लीडर हैं, अब ओपोजिशन लीडर बोल रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। तो लोकसभा के अंदर जो ओपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक स्पीच दी है। अब जब स्पीच दी इन्होंने, वो किस तारीख को दी थी? 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में ये ओपोजिशन लीडर स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते हुए इनके स्पीच के कुछ पोर्शन, ध्यान रखना, इनकी स्पीच के कुछ हिस्सा, कुछ वर्ड्स एक्सपंज कर दिए गए पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। क्योंकि जब ये लोकसभा का सेशन चल रहा होता है तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। आपको पता होगा जो जो वर्ड्स यूज़ किए गए सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन रखा जाता है। अब होता यहाँ पर यह है कि अगर मान लो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि लोकसभा में नहीं बोलने चाहिए थे, उनको हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपंज। तो लोकसभा के ओपोजिशन लीडर की जो स्पीच थी उसमें से कुछ चीज़ों को एक्सपंज किया गया, उस चीज़ों को हटा दिया गया। इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा में है कि आखिरकार एक्सपंज क्या होता है, हम पार्लियामेंट से क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हटा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। क्योंकि जैसे ये काम किया गया ना, क्या हुआ, जो बाकी सारे लीडर्स हैं, ओपोजिशन लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि देखो हम तो यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, हमारे पास में तो पार्लियामेंटली प्रिविलेजेस हैं, हमको तो यहाँ पर कुछ अलग से सपोर्ट मिला हुआ है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो हमारे वर्ड क्यों हटाए जा रहे हैं? अगर ऐसा क्या हो गया तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, इसका वॉयलेशन हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल 105 में आपको पता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया है। कहोगे वेट, आर्टिकल 105 में दिया गया है, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर में। हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी मैं आपको आर्टिकल 105 और आर्टिकल 19 के बीच का डिफरेंस भी समझा दूंगा कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कहाँ पर क्या चर्चा की गई है। ठीक है, इतना खैर आपको समझ में आया कि हाँ वर्ड्स हटाए गए जिसके चक्कर में चर्चा में है। तो हम समझेंगे कि पहली बात, ये एक्सपंज मामला है क्या, ये एक्सपंज को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे तो अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 क्लॉज 2 को देखना। वहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के, उनको एक इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यानी कि उनको एक सपोर्ट मिल जाता है कि आप किसी बात पर ना उनको उठाकर उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, आप ऐसा कह सकते हो। उन्होंने मान लो कोई स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने के बाद में ऐसा नहीं है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कोर्ट के अंदर में, ऐसा नहीं है। उनको इसी चक्कर में इसके रिगार्डिंग एक इम्यूनिटी आप कह सकते हो, एक यहाँ पर इनको एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ये बोल सकते हैं, क्योंकि यही लोग बैठकर कानून बना रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो इनको एक प्रिविलेज दे दिया जाता है इस आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, इन्होंने बोला कि इसके साथ साथ हमारे जो लोकसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, इसका रूल 380, रूल नंबर 380 देखोगे तो ये क्या बोलता है, ये हमारे स्पीकर को एक अलग से एडिशनल पावर देता है। क्या पावर देता है कि अगर मान लो लोकसभा के अंदर कोई भी यहाँ पर स्पीच चल रही है, कोई भी लीडर स्पीच दे रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर लिया गया है जो कि डिफेमेटरी हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, अनडिग्निफाइड हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं, जो पार्लियामेंट में यूज़ नहीं करने चाहिए थे, अगर ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया है तो उसको एक्सपंज करने की पावर हमारे स्पीकर के पास में है। उस वर्ड को हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा रिकॉर्ड से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आपका यही होगा दिमाग में कि सर अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्या नहीं बोलना चाहिए। देखो इसको लेकर ना एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक वॉल्यूम में पूरा बहुत मोटा सा किताब है। तो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने रिसेंटली यहाँ पर एक बल्कि सा वॉल्यूम निकाला भी है, एक बहुत मोटा सा वॉल्यूम निकाला है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का, कि आप पार्लियामेंट में ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, है ना, ये चीज़ें आप नहीं बोल सकते हो। भले आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। तो इस बुक के अंदर सारी वर्ड्स, सारे एक्सप्रेशंस बताए गए, आप कैसा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते या कैसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते लोकसभा के अंदर में। यहाँ पे बताया गया कि ऐसे वर्ड्स उस बुक के अंदर, वो सारे वर्ड्स हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसको रूड और ऑफेंसिव माना जाता है। ज़्यादातर कल्चर में वो यहाँ पर आप कह सकते हो खतरा माना जाता है या एक तरीके से गंदा माना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब होता यहाँ पर यह है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे यानी लोकसभा के स्पीकर हो गए, लोकसभा में मेजरली स्पीकर का, मेन स्पीकर का रोल है, राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं वही, तो ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। इनकी ये जॉब होती है कि अगर ऐसा कोई वर्ड यूज़ होता है तो उस वर्ड को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से बाहर निकालना,
उस वर्ड को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से ख़त्म कर देना, और उसके लिए क्या करा जाएगा, उस वर्ड को एक्सपंज किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ये आता है, वर्ड को एक्सपंज करने का, वर्ड को मिटाने का, उस स्पीच से उस वर्ड को मिटाने का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, कैसे लेता है, इसको समझते हैं। जो ये वर्ड को एक्सपंज करने का डिसीजन है ना, ये सारा डिसीजन स्पीकर के थ्रू लिया जाता है। ये बात खुद हमारे रूल नंबर 380 के अंदर बोली गई है। जो रूल लोकसभा के हैं उसके 380 नंबर वाले रूल के अंदर में मेंशन किया गया है। तो वो स्पीकर क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को वहाँ पे एक्सपंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है। ऐसे ही आपको जो रूल नंबर 380 है ना, ये रूल नंबर मैंने आपको बताया था कौन सी चीज़ का रूल है, हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का रूल है 380। इसके साथ साथ इसी का अगला रूल 381 क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो चलो किसी ने ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस वर्ड को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको वो रिकॉर्ड देखना हो क्या क्या हुआ है पार्लियामेंट मीटिंग में, तो वो रिकॉर्ड आप देखोगे तो उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें पता ये चलेगा कि वो वर्ड हटा तो दिया जाएगा, लेकिन नीचे जो वो हमारा रिकॉर्ड होगा ना, उसके नीचे एक एस्टेरिस्क साइन लगाकर लिख दिया जाएगा, ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर एक्सपंज कर दिया गया है एज ऑर्डर बाय द चेयर। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर नीचे एस्टेरिस्क साइन लगा के बता दिया जाएगा उस रिकॉर्ड के अंदर में। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपंज पोर्शंस हैं ये आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं रख सकते, वो रहेगा नहीं, बस खाली नीचे एक फुटनोट लगा दिया जाएगा, एक बिल्कुल लास्ट में पेज के नीचे फुटनोट लगा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा ये वर्ड एक्सपंज कर दिया गया है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड होता है, जैसे एक्सपंज कर दिया जाएगा तो इसको कोई मीडिया हाउस भी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जब लाइव टेलीकास्ट चलता है तो लाइव टेलीकास्ट में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन कोई मीडिया हाउस वगैरह इसको यूज़ नहीं कर सकता, ध्यान रखना है। दूसरा, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको पता है सोशल मीडिया किस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब मामला क्या था, मामला ये था कि आर्टिकल 105 हमारा अनुच्छेद नंबर 105 क्या करता है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज को प्रिविलेजेस देता है, अलग से सपोर्ट देता है कि वो खुलकर बोल सकते हैं। भाई वही लोग कानून बना रहे हैं तो खुलकर बोल सकते हैं, अपने जो एक्सप्रेशन से जो भी यहाँ पर चीज़ें वो रख सकते हैं सामने पार्लियामेंट के अंदर में, है ना। तो बोलने का अधिकार, खुलकर बोलने का अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देता है। ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है वो सभी लोगों का, भारत के सभी नागरिक का राइट है, लेकिन आर्टिकल 105 केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, बाकी पार्लियामेंट से बाहर किसी लोगों को ये वाला राइट नहीं मिलता है, बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसी राइट का यूज़ करते हुए जो लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर उन्होंने स्पीच बोल दिया, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पर कुछ स्पीच दे रहे होंगे, तो कुछ यहाँ पर जो है वर्ड्स वगैरह यूज़ कर दिए होंगे, तो वही चीज़, वही मुद्दा आ गया और बोला गया कि जो वर्ड्स हैं ये डिफेमेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर की इमेज को डिफेम कर रहे हैं, इस वजह से इन वर्ड्स को एक्सपंज किया जा रहा है। जिसके बेसिस पर यहाँ पर बोला गया, जो अपोजिशन लीडर उन्होंने बोला कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो डिफेम कर रहा है, और ऐसे अगर आप करोगे तो हमारा जो आर्टिकल 105 है इसका उल्लंघन हो रहा है, हमारे पास में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये था पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्रोसेस, बात समझ में आ गई। ये आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं इनको सपोर्ट देता है इतना सारा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सामने खड़े हो सके, उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है लॉज वगैरह बनाने की देश के लिए, तो बिना किसी डर के, बिना किसी हिंड्रेंस के खड़े हो सकें, अपनी जो बात है वो रख सकें, प्रॉपरली डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की जा सके, इस वजह से यहाँ पर ये मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 के बीच में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 105 दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि आर्टिकल 105 केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, जो पार्लियामेंट के अंदर में, संसद में जो मेंबर्स हैं उनके लिए है बस। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये हमारे सभी नागरिक के लिए, सभी नागरिक के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेंबर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छूट दी गई है आर्टिकल 105 के अंदर कि आप यहाँ पर, आपके ऊपर कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप खुलकर बोल सकते हो। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर में आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, यानी आप खुलकर बोल तो सकते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, हमारे देश के अगेंस्ट में बात नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ आप बोलो। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ऐसी बातें बोली तो गई हैं, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो वो आर्टिकल 109 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल जो 105 है ये केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़ है इसका वो केवल पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पर इस आर्टिकल 105 का यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको एडिटोरियल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। पहले काफ़ी सारे लोगों ने मेंशन किया एक्सपंज सर क्या है, पूरा मामला चर्चा में है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिटेल से थोड़ा सा समझा है, और थोड़ा लेट से समझो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास में एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, रेडी कंटेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आई बात।
नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है फिरोज़ वरुण गांधी साहब के थ्रू। अब ये मेंशन करते हैं कि जो हिली एरियाज़ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जिस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इन्होंने पूरे एडिटोरियल में एक एग्जाम्पल लिया है, किसका लिया है? जोशीमठ का। जोशीमठ रिसेंटली चर्चा में है, आपको पता था, है ना। जोशीमठ में जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है, काफ़ी सारे घरों में क्रैक्स आ चुके हैं, हमने डिस्कशन किया था, याद आ रहा होगा। तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, वो इन्होंने मेंशन किया है। और समझते हैं एक एक सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को कि एग्जैक्टली यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहते हैं। तो रिसेंटली क्या होता है, जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर जोशीमठ में एक लैंड सब्सिडेंस देखने को मिला। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है? ज़मीन का अंदर धंसना। तो ज़मीन अंदर धंसने लगी थी। जोशीमठ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है। जब कोई बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब जाता है ना, तो वहाँ पे जोशीमठ पॉइंट से ट्रैवल करके वो वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एरिया, बहुत पवित्र एरिया यहाँ पर माना जाता है। जोशीमठ को रिसेंटली एक लैंड साइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे घर ज़मीन के अंदर धंस रहे थे और जिनके घर काफ़ी धंस चुके हैं, घरों में काफ़ी क्रैक्स आ चुके हैं, उन फैमिलीज़ को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है और वहाँ से निकाल कर अभी रिसेंटली कुछ टेम्पररी रिलीफ सेंटर्स में रखा गया है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट ना हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार जोशीमठ कहाँ पर स्थित है। जोशीमठ एक हिली टाउन है जो कि उत्तराखंड के अंदर में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है ना, इस हाईवे के, आप कह सकते हो इस हाईवे के दौरान ही यहाँ पर बीच में पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। तो NH7 जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के अंदर में, वहीं पर जोशीमठ हिली टाउन भी स्थित है। ये सिटी जोशीमठ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब कोई लोग बद्रीनाथ, औली या वैली ऑफ फ्लावर्स या हेमकुंड साहिब को जाते हैं तो उसके बीच में एक जगह आती है, यहाँ पर रात में रुक कर सब लोग आगे की साइड में बढ़ते हैं। तो ये एरिया इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। जोशीमठ का अपने आप में इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट कैंटोनमेंट है वो जोशीमठ में देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोशीमठ आज के समय में जोन 5 वाले एरिया में आता है, मतलब यहाँ पर सेस्मिक का बहुत बड़ा रिस्क है, यानी भूकंप का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद आपको पता होगा जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं ना, इन्होंने हमारे देश में 4 मठ को एस्टेब्लिश किया था। उसमें से एक मठ जोशीमठ के अंदर भी एस्टेब्लिश किया गया था। एक मठ जोशीमठ में भी है, ध्यान रखना, बद्रीनाथ के अंदर में, बद्रीनाथ के पास में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट, यानी ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में जोशीमठ थोड़ा सा ज़मीन में डूबता हुआ नज़र आया, धंसता हुआ नज़र आया। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जोशीमठ सिंक क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले समझो, पिछले कुछ समय में लोगों के घरों में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं और इन क्रैक्स को देखा गया है 2021 में। 2021 में देखना स्टार्ट कर दिया था, 2023 तक हमने ये देखा ये क्रैक्स बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं, क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ये यहाँ पे बहुत बार लैंडस्लाइड भी आती रहती है ना। बहुत बार यहाँ जो पहाड़ है वो खिसक जाते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है, बाढ़ देखने को मिलती रहती है, बहुत बार फ्लडिंग आती रहती है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ये पर्टिकुलर एरिया बहुत लंबे समय से फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। बोला गया कि जोशीमठ जो नीचे धंस रहा है ना, उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। एक तो नेचुरल फैक्टर भी और दूसरा मैन मेड फैक्टर भी है, यानी कि प्राकृतिक तौर पर भी कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, अर्थक्वेक आना, फ्लडिंग आना, जिसके चक्कर में वो एरिया धंसता जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन यानी आदमी इस प्रकार के कार्य कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं हम लोग, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक साबित हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग रीज़न डिस्कस करते हैं, आखिरकार क्यों जोशीमठ नीचे धंस रहा है, रीज़न क्या है। रीज़न यहाँ पर यह है, पहला, साइट ऑफ एंशिएंट लैंडस्लाइड, यानी जोशीमठ पता है कहाँ पर स्थित है, वो बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक ज़माने में लैंडस्लाइड हुआ था, उसी मलबे के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। इवन एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 1976 में, आप ये चीज़ सुनना, 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1976 में, और उन्होंने तभी बता दिया था कि जोशीमठ जो है ना, ये सैंड और स्टोन का जो डिपॉजिट होता है, सैंड और स्टोन जहाँ इकट्ठे हैं उसके ऊपर बसा पड़ा है, कोई मेन पत्थर के ऊपर जोशीमठ नहीं बसा पड़ा है, मलबे के ऊपर बसा पड़ा है। ठीक है ना, एक पुराने ज़माने में लैंडस्लाइड हुआ था, उसी मलबे के ऊपर बसा पड़ा है, ऐसा इस कमेटी ने 1976 में ही बता दिया था। लेकिन हम उस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिए, सीरियसली ना लेकर भी और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लगा कर ना, आप कह सकते हो यही एक सबसे बड़ा मैन मेड फैक्टर है जिसके चक्कर में जो डिज़ास्टर है ये देखने को मिला है। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो कमेटी है
इन्होंने रेकमेंड किया था कि देखो ये जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन कभी मत करना, हैवी कंस्ट्रक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, कोई गड्ढा खुदाई कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये एरियाज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही इसका जो इम्पैक्ट है वो डिज़ास्ट्रस देखने को मिलेगा, जैसा आज के समय में हो भी रहा है। फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की। एक रीज़न ये भी है, कंस्ट्रक्शन बढ़ चुका है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ को चौड़ा किया जा रहा है, पहाड़ों की कटाई कर करके हाईवेज़ को चौड़ा किया जा रहा है, बोल्डर्स सारे साफ करे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना बोल्डर्स, उनको गिरा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स बने हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसके चक्कर में आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स आम नागरिक को होनी स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पर जोशीमठ सिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात है यहाँ पर इम्पैक्ट की कि इसका नुकसान क्या पड़ रहा है। नुकसान बहुत पड़ चुका है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, तो इसके चक्कर में कई सारे लोगों को उनके घरों से हटाया गया, दूसरे रिलीफ एरियाज़ में पहुँचाया गया, कई सारे लोगों के घर धंसना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं, है ना। तो इस चक्कर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोला जा रहा है इम्पैक्ट तो लगातार पड़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम क्या कर सकते हैं अब, मतलब ये सब कुछ चलो हो गया, अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पहली बात तो जितना कंस्ट्रक्शन हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखो कंस्ट्रक्शन जितना हो गया है जहाँ पे है उसको वहीं रोक दो, वहीं शट डाउन कर दो, सब कुछ मामला वहीं पे रोक दो, है ना। आगे इस कंस्ट्रक्शन को मत करना, क्योंकि हमें खतरा दिख रहा है, आगे कंस्ट्रक्शन को बढ़ाते हैं तो डिज़ास्टर जो नहीं होना है वो भी हो सकता है। तो हमें अर्जेंटली ज़रूरत है पहले तो कि जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं जोशीमठ में, उनको रिप्लेस किया जा सके, सॉरी उनको रीलोकेट किया जा सके, उनको हटाया जा सके, वहाँ से हटाकर आप उनको एक सेफ जगह पर लेकर जाओ, फिर उसके बाद में उस एरिया की सोचनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस एरिया में आपको ड्रेनेज प्लानिंग करनी होगी। सबसे खतरनाक पता है चीज़ क्या है, वहाँ पे जो पानी है जोशीमठ के अंदर में, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो पानी है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता प्रॉपरली, वो पानी ज़मीन के अंदर घुस जाता है। और मैंने आपको बताया कि जोशीमठ कोई प्रॉपर रॉक के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं है, मलबे के ऊपर एस्टेब्लिश है। तो वो जो पानी है वो जब अंदर चले जाता है ना ग्राउंड वाटर में, तो वो हमारी जो सॉइल जो मिट्टी है उसको लूज़ कर देता है, ढीला कर देता है, जिसकी चक्कर में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये बताया गया। तो हमें वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना होगा, जितना पानी है वो वहाँ से उस एरिया से प्रॉपरली बाहर निकल जाए, ऐसा सिस्टम हम लोगों को बनाना होगा, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा पानी तो कहीं ना कहीं वो पानी अंदर स्टोर होगा और वो उससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में रीप्लांटेशन करना होगा। जो पेड़ वगैरह काट दिए गए हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ को चौड़ा करने में पेड़ काट दिए गए, बहुत सारा काम करा गया है, तो उन प्लांट्स का जो है वो हमें रीप्लांटेशन करना होगा, उन प्लांट्स को वापस से लगाना होगा। और ये जो प्लांट्स लगाएंगे इसी से मदद मिलेगी। प्लांट जब ग्रो करता है, जो उसके जड़ हैं वो ज़मीन में जब फैलती है तो वो मिट्टी को अपने पास में जकड़ कर रखती है ना, मजबूत करके उसको जकड़ कर रखती है, स्टोर करके रखती है। और पेड़ जैसी काटोगे, वो जो जड़ है वो मर गई है, तो मिट्टी जो है अंदर जो सॉइल है वो अगेन लूज़ हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, रीप्लांटेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जा सके। बाकी लैंड सब्सिडेंस क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। लैंड सब्सिडेंस होता है ग्रेजुअली या फिर सडनली, धीरे धीरे या फिर अचानक से जो लैंड है उसका यहाँ पर धरती के अंदर धंस जाना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुदाई कर रहे होते हैं, खनन कर रहे होते हैं, नेचुरल गैस के लिए, वाटर ऑयल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको बहुत ज़्यादा निकाल लिया जाता है, बड़े बड़े फ्रैक्चर्स छूट जाते हैं ज़मीन के अंदर में। तो इस प्रकार की एक्टिविटी की वजह से भी ये सारे के सारे जो काम है, यानी लैंड सब्सिडेंस है, वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि आखिरकार हिली अर्बन एरियाज़ में हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क एग्जैक्टली क्या है। ठीक है ना, और ये मैंने आपको समझाया रिस्क क्या है, प्लस उसके बाद में यह इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा रिस्क है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि पहली बात तो आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रोकना होगा। ठीक है ना, तभी यहाँ पर काम बन सकता है। तो ये था हमारा अगला एडिटोरियल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है दोस्त, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। आपको पता होगा जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। जल जीवन मिशन को लेकर एक आर्टिकल है, बोला गया है कि जल जीवन मिशन को लेकर जो बजट था हमारा, अभी जो बजट आया नया नया बजट, इसमें अब की बार इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर पैसा बढ़ा दिया गया है। पिछले साल इसके अंदर 54,808 करोड़ रुपीस खर्चने की बात की गई थी। अब की बार यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है, लगभग 69,684 करोड़ रुपीस अलोकेट करे गए हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में साल 2023 के बजट में इसमें 27% का इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि हम जल जीवन मिशन का जो टारगेट है 2024 तक का टारगेट है हमारा लागू करने का, इसको मतलब इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का, वो टारगेट हम लोग जल्द ही अचीव कर सकें। उसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन एग्जैक्टली क्या है समझ लेते हैं। जीएस पेपर नंबर 2-3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
देखो, जल जीवन मिशन एक ऐसा मिशन है जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यहाँ पर यह है कि साल 2024 तक, ध्यान रखना, साल 2024 तक हर घर में, जो गांव के अंदर जितने घर हैं, हर घर के अंदर जो टंकी का कनेक्शन है, टैप कनेक्शन है, वो पहुँच जाए और हर एक पर्सन को, हर प्रति पर्सन को लगभग 55 लीटर्स ऑफ वाटर डेली बेसिस पर यूज़ करने को मिल सके। ये यहाँ पर जल जीवन मिशन का मेजर मकसद है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मकसद क्या, मैंने आपको बता दिया, वाटर कनेक्शन देना लोगों को, प्लस एक अच्छी वाटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा पानी यहाँ पर लोगों को देना, एक ड्रिंकिंग मतलब जो पीने योग्य पानी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना, है ना। उसका बाकी सारे अलग अलग पर्पज़ से उसका यूज़ किया जा सकता है। तो फीचर्स क्या, ये हमने समझ लिया। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसके लिए पानी समिति प्लान है, अलग अलग बॉडीज़ है जो कि यहाँ पे बनाई गई हैं, जो कि यहाँ पे उसके अंदर कई सारे मेंबर्स हैं जो साथ में मिलकर इसको लागू कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फंडिंग पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है। फंडिंग पैटर्न मतलब कैसे पैसा खर्चा जा रहा है इसके अंदर में। तो जब फंडिंग पैटर्न को आप लोग देखते हो तो इसमें मेंशन किया जाता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों मिलकर पैसा खर्च रही हैं। इसमें 90:10 का रेशियो है। मतलब जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर 50:50 रेशियो है। कहोगे समझ में नहीं आया? देखो, जैसा हमारा नॉर्मल एरियाज़ है ना, वहाँ पर उन नॉर्मल स्टेट्स के अंदर में 90% जो पैसा है इसमें वो हमारी केंद्र सरकार खर्च करेगी, 10% हमारी उस राज्य की सरकार खर्च करेगी जिसमें इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर 50% उनकी राज्य की सरकार खर्च करेगी और 50% हमारी केंद्र सरकार खर्च करेगी। ऐसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ आपको पता है सेंटर के अंदर यानी केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती हैं, तो 100% जो खर्चा है वो यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे आ गया तो जल जीवन मिशन में आपको समझ में आ गया। अब जल जीवन मिशन का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कैसा रहा है? तो बिंदास रहा है। कैसे बताया? तो जल जीवन मिशन डैशबोर्ड को जब आप देखते हो, इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे पता चलता है कि जून 2022 स्पेशली 10 जून तक लगभग 50.38% टैप वाटर कनेक्शंस दे चुके हैं। लगभग 9.65 करोड़ घरों में ये वाटर कनेक्शंस दिया जा चुका है। जब स्टेट लेवल की बात करते हैं तो गोवा, तेलंगाना, हरियाणा में 100% टैप कनेक्टिविटी हो चुकी है। हर घर में 100% यहाँ पे जो पानी है वो पहुँच चुका है गोवा, तेलंगाना और हरियाणा में। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये जो आपको यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर भी 100% टैप वाटर कनेक्शन कर दिया गया है अंडर दिस जल जीवन मिशन। फिर उसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 90% तक काम हो चुका है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब जहाँ पे 99.72% काम हो चुका है, गुजरात में 95.91% ये जो मिशन है इम्प्लीमेंट हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में 93.05%, बिहार में 92.74%। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बताया गया कि अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस मिशन में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए वो राज्य, तो उसमें आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान में अभी केवल काम 24.87% तक हुआ है, देन छत्तीसगढ़ है, देन झारखंड है, देन उसके बाद उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर बहुत कम कवरेज हो पाया है इन टैप कनेक्शंस का, ये बताया जा रहा है। बाकी जल जीवन मिशन क्या है ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एडिटोरियल भी हो गया हमारा समाप्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखो, ये आज का डेटा पॉइंट है। इस डेटा पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट होता तो बिल्कुल डिस्कस किया जाता, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। देखो, आपको पता है जीएसटी के बारे में, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया जा रहा था साल 2017 में 1 जुलाई को लागू हुआ था ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब जब किया गया था ना, तो उस समय पर कई सारे स्टेट्स थे, कई सारे राज्य थे जो कि इसके अगेंस्ट में खड़े थे। उनका कहना यह था कि जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं जहां पर सामान बन रहा है उनके ऊपर उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको नुकसान ही होने वाला है। तो इस चक्कर में वो स्टेट्स साथ में नहीं थे इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनका कहना था हम जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद होता यहाँ पर यह है कि जो हमारी सेंटर है, हमारी केंद्र सरकार है, वो इस मामले में आती है, उनको जीएसटी लागू करना था। तो उन्होंने क्या बोला इन सभी राज्यों से, इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉस होगा तो वह सरकार भरपाई करेगी, आपको कंपनसेशन देगी। तो 2017 में डिसाइड किया गया था कि आपको हमेशा कंपनसेशन मिलता रहेगा जितना जितना आपका लॉस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है, हमारी फिनेंस मिनिस्टर के थ्रू ये बोला गया कि मई 2022, ध्यान रखना 31 मई 2022 तक का जो कंपनसेशन है सभी राज्यों का, जीएसटी वाला कंपनसेशन, वो रिलीज़ कर दिया गया है।
कितना रिलीज़ किया गया है? 86,912 करोड़, 86,912 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ कर दिए गए हैं। वो अब इन स्टेट्स को दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन, क्योंकि यहाँ पर इनको पहले ही प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम लोग एज अ कंपनसेशन ये पैसा दिया करेंगे अगर आपको लॉस होगा तो। ठीक है, तो 31 मई 2022 तक का कंपनसेशन रिलीज़ कर दिया गया। उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन किया गया था, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोटा सा रेलिवेंट सा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं बचा है, एडिटोरियल वगैरह शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ये 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वेमेन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू जी। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है बी 2 ओनली। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी 2 ओनली, यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारे रॉन्ग हैं। फिर तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब फटाफट चलते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल पर। तो थंबनेल में मेंशन किया गया है वैलेंटाइंस डे के बारे में। इसी वजह से मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपसे कि वीडियो के अंत में जाना अगर इसको समझना है तो। इसके पीछे का रीज़न ये था यार, कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था, तो मैंने सोचा यार पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा दें, फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ाएंगे। ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर वैलेंटाइंस डे के बारे में मेंशन किया गया है। वैलेंटाइंस डे 2023 की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो 2023 का 14 फरवरी का जो वैलेंटाइंस डे है, तो हर साल 14 फरवरी को ही होता है। इसके पीछे का इतिहास क्या है इसका, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का यहाँ पर हिस्ट्री क्या है। देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, देखो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो बस खाली आराम से चीज़ों को सुनते हुए चलना। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, पादरी थे, जो कि लगभग ये कहानी ना 270 एडी की है, 270 एडी की। तो उस समय पर ये सेंट वैलेंटाइन नाम के एक क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे। अब उस समय पर क्या होता था कि जो रोमन सरकार है, रोमन जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादातर दुनिया को कंट्रोल किया करती थी। और उस समय क्रिश्चियन रिलीजन नया नया आया था, कुछ साल पहले यहाँ पर, लगभग 200-250 साल पहले उस समय क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो यहाँ पर आया था। अब रोमन सरकार जो है कंट्रोल कर रही थी सब कुछ। रोमन सरकार को क्या चाहिए था? बहुत सारे सोल्जर्स की आवश्यकता थी, बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी, ताकि अपने लैंड को वो प्रोटेक्ट कर सकें। और रोमन सरकार को चलाने वाला जो किंग था, एम्परर था, नाम था क्लॉडियस II। क्या नाम था? क्लॉडियस II नाम था उनका। तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि अगर हमें देखो सोल्जर चाहिए इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर आदमी आएगा नहीं यहाँ पे सर्विस देने के लिए सोल्जर में, तो हम कैसे इस सोल्जर को बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम शादी बंद कर देंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि अब शादी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर एक इंसान शादी कर लेता तो बीवी बच्चों में लग जाता है, उसके बाद वो एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाता है। तो एक अच्छा सोल्जर बनना है तो शादी यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लॉडियस II ने शादी को बंद कर दिया। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत खतरनाक सा लॉ बना, और यंग मैन को मना कर दिया कि आप शादी नहीं करोगे। और ये बोला गया, हर एक फादरी से ये भी बोल दिया गया कि देखो आपको ध्यान रखना होगा, शादी नहीं करने देनी है। ठीक है, अगर कोई फादरी ज़बरदस्ती शादी करवाता भी, कोई यहाँ पे प्री शादी करवाता है ना किसी यंग कपल की, तो उसको मौत की सज़ा होगी। ठीक है, लेकिन एक प्रीस्ट थे सेंट वैलेंटाइन, यहाँ पे आप जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक फादरी थे यहाँ पर, ये सेंट वैलेंटाइन। इन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने यहाँ पर एम्परर को डिसओबे किया। इन्होंने सीक्रेटली यहाँ पे शादी करवानी शुरू करी। और जैसे ही क्लॉडियस II को पता चला यार ये सीक्रेटली शादी करवा रहा है इंसान, तो एम्परर ने यहाँ पर क्या किया, वैलेंटाइन को सज़ा दी। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि सज़ा ये दी क्योंकि ये सारे लवर्स की हेल्प कर रहे थे। और सज़ा देने के बाद में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको फिर मरवा दिया गया था बाद में। तो उस समय 14 फरवरी को मरवाया गया था, 14 फरवरी को यहाँ पर इनको मार दिया गया था, सज़ा दी गई थी डेथ की, 14 फरवरी को मार दिया गया था। तब से यहाँ पर जो दिन है ये वैलेंटाइंस के नाम से जाना जाता है। ये तो एक स्टोरी हो गई, कई सारी स्टोरीज़ के पीछे बताई जाती हैं। यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो मैंने आपको यहाँ पर ये बताई है। इसके पीछे कई सारी और भी कहानियाँ हैं। बोला यह जाता है कि जब इनको जेल में बंद किया गया था तो वहाँ पे जेलर की जो डॉटर है, जेलर की जो लड़की है ना, उनके साथ में अच्छे यहाँ पर रिलेशन उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए थे। फिर जब इनको 14 फरवरी को मारा जा रहा था, 14 फरवरी को मारने का ऑर्डर दिया था, तो उस समय पर क्या होता है कि जेलर की डॉटर को एक लेटर लिखते हैं, और लेटर में लास्ट में लिखते हैं फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तब से यहाँ पर जो वर्ड है वैलेंटाइन ये बॉर्न होता है, और तब से आप कह सकते हो ये अलग अलग कहानी है। तो इसके बेसिस पर मतलब सोच रहे होंगे वैलेंटाइन कोई लव से रिलेटेड है, लेकिन आप कह सकते हो ब्लड शेड से, खून खराबे से रिलेटेड है ये।
दूसरा यहाँ पे बताया ये भी जाता है कि जैसे मैंने बोला कि जब मारा गया और ये लवर्स की हेल्प भी करते थे, तो तब से यहाँ पर इस दिन को वैलेंटाइंस डे की तरह मनाया गया, और तब से ये दिन लोगों के लिए बन गया एक दूसरे के लिए लव को एक्सप्रेस करने वाला। ठीक है ना। तो ये इसके पीछे की यहाँ पर स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। लेकिन इंडिया में एक चीज़ होती है 2019 में, आपको पता होगा 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है, जिसके बेसिस पर हम इंडिया में 14 फरवरी को ब्लैक डे की तरह भी देखते हैं। हमारे कई सारे जवान इस पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे, ये आपको पता होगा, है ना। तो ब्लैक डे की तरह इंडिया में इसको देखा जाता है। चलो फिर आगे आते हैं। नाउ गाइस, जो भी यहाँ पर डिस्कशन था वो सब मैंने आपको बता दिया है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।